चलो देखो बेटा, हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6। कुछ होमवर्क दिया था मैंने कि नहीं? निकला था? कितना आया था? फर्स्ट ईयर का, सेकंड का भी आ गया था। चलो तो आंसर मैच कर लो। चलो मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे वर्किंग कैपिटल, लिखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6। चलो लिखो बेटा। प्रॉफिट लॉस निकाल लिया था हम लोगों ने क्वेश्चन 6 में। वर्किंग कैपिटल निकालना है। देखो इसमें क्या क्या था। उसने कहा था प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बना दिया। उसके बाद आगे लिखा है प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। टोटल बेसिस पे लिखो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले बेटा ईयर 1 और ईयर 2। ईयर 1 में पहले लिखो करेंट एसेट, करेंट एसेट्स में सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 45,000 और 67,500। ये आया अगर 24,000 का स्टॉक 12 महीने में यूज़ करते हैं तो 2.25 का कितना? 3,60,000 का अगर 12 महीने में यूज़ करते हैं तो 2.25 का कितना? अगला स्टॉक ऑफ WIP, क्वेश्चन में था ही नहीं। उसके बाद बेटा था स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, निकाला था ना हम लोगों ने, 1 लाख का और 1,32,000 का। फिर था बेटा डेटर 40,000 और 68,000। कैसे आया था ये? 4,80,000 की सेल अगर 12 महीने में होती है तो एक महीने में कितने की? 8,16,000 की सेल अगर 12 महीने में होती है तो एक महीने में कितनी? कैश क्वेश्चन में 10,000 का दिया हुआ था। इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा करेंट एसेट, टोटल करेंट एसेट कितना था बेटा? 195 और ये वाला लाइबिलिटी 277,500। अब लिख लो करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में एक था हम लोग के पास क्रेडिटर फॉर मटेरियल, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, और इसी में प्रॉब्लम थी। इसको निकाल लेते हैं नीचे और इसी के 2-3 लाइन छोड़ के फिर लिख लो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। नीचे वर्किंग नोट बनाइए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के।
वर्किंग नोट में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ creditor for raw material ईयर 1 और ईयर 2। तो क्रेडिटर के लिए बेटा पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिर परचेजेस, उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था क्रेडिटर निकलेगा परचेज पे, परचेज क्वेश्चन में नहीं है तो ये होगा बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग स्टॉक यहाँ है नहीं, क्लोजिंग 45 का, परचेज 240 की दी है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2,85,000। और फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग सेकंड ईयर का ओपनिंग बनेगा, उसमें क्लोजिंग यहाँ का था 67,500, 360, तो ये आ गया 3,82,500, 3,82,500 ये हो गया। हो गया। अब इसको लिख लो, ऊपर निकाल लेते हैं। कॉपी हो गया यहाँ तक? इधर आ जाओ। अब लिखो क्रेडिटर फॉर मटेरियल में बेटा, ये हमने निकाल ली परचेज 285, और पहले यहाँ लिखो 2,85,000 की परचेज अगर हम लोग करते हैं 12 महीने में, तो एक महीने में कितना 382500। अगर ये 12 महीने का तो एक महीने का कितना 23750, 31875। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस भी बेटा ऐसे ही निकलेंगे 2,72,000 का एक्सपेंस अगर हम लोग करते हैं 12 महीने में तो एक महीने का, 3,46,000 का अगर हम लोग करते हैं 12 महीने में तो एक महीने का कितना 22,667, 2,88,33। और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगी टोटल करंट लायबिलिटी। टोटल करंट लायबिलिटी 46417, 60708। वर्किंग कैपिटल आ गया बेटा A माइनस बी, कितना बेटा 148,583, और इसका 216,792। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोगों ने निकाला परचेज। अच्छा अब सुनो, हो सकता है इसमें तुम लोग को भी दिक्कत आ जाए, एक्सपेंसेस कहाँ से आ गए, तो इसके लिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कहाँ से आया। ये सारे एक्सपेंसेस इकट्ठा किए हैं, बस लिख लो वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। अगर आप ईयर 1 का देखो, ईयर 1 का, ईयर 1 के सारे एक्सपेंसेस और ईयर 2 के देखो, तो पहले 1,20,000, फिर 7,20,000, 4,80,000, 20,000 और 12,000।
ये आ गया 2,72,000, और जब निकालोगे ईयर 2 का तो ये हो जाएगा 180, 720, 480, 34, 12, 3,46,000। इसी को हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ किया। कौन सा बेटा? हाँ, 48,000। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब जरा आगे बढ़ो। चलो अब अगला कंसेप्ट बेटा, सब लोग हेडिंग लिखिए। अगला कंसेप्ट होगा हम लोग का कंसेप्ट नंबर 15। हेडिंग लिखो, कंसेप्ट नंबर 15। इसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन यूजिंग रेशियोज। पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था रेशियो एनालिसिस, उसमें आपने कुछ रेशियोज पढ़े हैं, उस रेशियो का यूज आ रहा है इसमें बेटा। तो अब लिखो इसमें, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, in such type of concept, ratio analysis chapter will be applicable। will be applicable। अब हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं जिसमें दिया होगा रेशियो एनालिसिस और उसके साथ करना होगा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन। हो गया? चलो अब जरा क्वेश्चन 8 पे आ जाओ सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 8A पे आ जाइए। चलो अब देखो, इसमें रेशियोज का यूज करना है और उसके बाद फिर निकालना है। ये है बेटा क्वेश्चन, सब लोग देखो सामने क्या लिखा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कह रहा है फॉलोइंग फिगर्स आर द फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशियोज आर रिलेटेड टू द कंपनी। हमें कुल मिला के देखो एक सेल्स दी है, बाकी सब रेशियो दे रखे हैं। अब हमसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन द अबव डिटेल्स। अब बताओ, रेशियो से बैलेंस शीट बनाना किस चैप्टर में सीखा था? रेशियो एनालिसिस वाले। और फिर आगे लिखा है बेटा, द स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल इफ कंपनी वांट्स टू मेंटेन प्रोविजन। कह रहा है इसी से बैलेंस शीट बनाओ, इसी से रेशियो निकालो। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 8A। अब देखो सबसे पहले बेटा, क्वेश्चन में मुझे सेल दी है और उसी के ठीक बाद देखो जीपी रेशियो दिया है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। चलो शुरू करो पहला। तो ये अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्किंग नोट, क्योंकि इनका आंसर तो है कि बैलेंस शीट बना दो, या चाहो तो बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ सकते हो थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। अगर चाहो तो बैलेंस शीट के लिए आधे पेज का स्पेस छोड़ दो, बैलेंस शीट बना दो। हमेशा बैलेंस शीट बनती टी शेप में ही है, उसके नीचे हम लोग रेशियोज निकाल लेते हैं जो कुछ ज़रूरी हो।
चलो ये बैलेंस शीट के लिए जगह हो गई। अब नीचे मैंने बनाया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स में बेटा पहला वर्किंग नोट क्वेश्चन में दिया है जीपी रेशियो। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब सब बच्चे देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 35% का। 35% का मतलब हुआ 0.35 और जीपी अपॉन सेल मुझे दे रखी है क्वेश्चन में 90 लाख की, इनटू 100। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें ग्रॉस प्रॉफिट तो ये आ जाएगा 31,50,000। 31,50,000। जब इधर हम लोग डेसिमल लिखेंगे तो यहाँ से 100 हट जाएगा। 100 लोगे तो फिर डेसिमल लिखोगे, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं। अब सब बच्चे देखो बेटा, सेल्स हो गई और ग्रॉस प्रॉफिट यूज़ कर लिया। अब बेटा ये बताओ सब लोग कि अगर हम लोग सेल में से जीपी माइनस कर दें तो सीओजीएस आ जाएगा। सेल दिया है हम लोग को 90 लाख का और 31,50,000 का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। देखो जरा कितना आएगा, 58,50,000। सीओजीएस मिल गया। फिर आगे बढ़ो। अब सीओजीएस काम आएगा स्टॉक वाले रेशियो में। तो ये देखो इसी के ठीक बाद लिखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 6 का। आपने पिछले चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये हो जाएगा COGS डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये दिया है मुझे 1.5 का, COGS हमने निकाल लिया 58,50,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ बेटा, 6 है। अच्छा ठीक है, तो ये है 6। अब ये कितना आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से निकालें स्टॉक तो मल्टीप्लाई कर लो, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 586,585,00,00 डिवाइडेड बाई 6। कितना आ रहा है बेटा, 9,75,000। चौथा, अब अगर हम लोग यूज़ कर लें, ये देखो यहाँ लिखा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब बताओ फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या यूज़ करते हो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल या सीओजीएस। होता तो सेल है, लेकिन इसने क्या लिखा है बेस्ड ऑन, तो हम लोग सेल की जगह पे क्या लेंगे सीओजीएस। तो लिखो फिक, ये बेटा ओपनिंग है नहीं ना, तो आएगा क्लोजिंग है, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है तो जो होगा उसको क्लोजिंग ही करेंगे ना। अब लिखो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ये हो जाएगा COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स्ड एसेट सॉरी क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया। अब ये मुझे दे रखा है 1.50 का, COGS है 585,00,00,00, तो यहाँ से मिल जाएगा फिक्स्ड एसेट 585,00,00,00 डिवाइडेड बाई 1.5, 39 लाख एग्जैक्ट। 39 लाख हो गया एग्जैक्ट, ये आ गया। पांचवा पॉइंट, अब देखो क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखो बेटा, ये इतना हो गया। अब ये देखो लिखा है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आइए मान लीजिए हमने शुरू किया लिक्विड रेशियो से। फॉर्मूला बताओ लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बताओ, क्विक एसेट अपॉन
तो उसको ऐसे लिखते थे, करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट यही तो होता था ना, स्टॉक और प्रीपेड हटा दो। अच्छा ये हुआ, अब करंट एसेट में से स्टॉक माइनस करना है, तो स्टॉक हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं 9,75,000 का, अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये दे रखा है 1.50 का। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एक इक्वेशन बन जाती है, करंट एसेट माइनस 9,75,000 इक्वल्स टू 1.5 इंटू करंट लायबिलिटी। 1.5 इंटू करंट लायबिलिटी। आगे देखो, अब अगर हम लोग यूज करें ये करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये दिया है 2.5 करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, और अगर बेटा ये करंट एसेट उठा के, अगर ये करंट एसेट यहाँ रख दो तो यहाँ से मिल जाएगी करंट लायबिलिटी। तो निकाल लेते हैं। अब इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ 0.87, इसमें लिखेंगे सिंस करंट एसेट माइनस 9,75,000 इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, तो 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी माइनस 9,75,000 इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। 2.5 में से 1.5 माइनस हुआ तो आ गया 1, तो करंट लायबिलिटी आ गई 9,75,000 की। तो करंट एसेट भी निकाल सकते हो, करंट एसेट हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, तो 2.5 टाइम्स ऑफ 9,75,000, और ये आ गया 24,37,500। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 8 पढ़िए क्या लिखा है। पॉइंट 8 बेटा, अब ये डेटर टर्नओवर रेशियो दिया है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, तो मैं यहां लिखता हूं डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्लोजिंग डेटर, लिखा तो एवरेज जाता है लेकिन यहां ओपनिंग है ही नहीं, तो डेटर अपॉन क्रेडिट सेल इनटू 12 मंथ। तो कलेक्शन पीरियड हम लोग को दे रखा है 1 महीने का, तो इसलिए यहां लिख दिया 1। डेटर हमारे पास क्लोजिंग है नहीं, सेल सबसे पहले दी थी 90 लाख की, कैश सेल का कोई हिंट नहीं है तो एज्यूम कर लेंगे यही हमारी क्रेडिट सेल होगी। यहां से क्लोजिंग डेटर आ गया 90 लाख डिवाइडेड बाई 12, कितना है बेटा, 7,50,000। 9 पॉइंट पे आ जाओ, ये हो गया। अब ये देखो लिखा है, यहाँ तक हो गया। अब अगला लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, तो आपको पढ़ाया था रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल का रेशियो दिया है 1/1.5, इसका मतलब हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो शेयर कैपिटल हो जाती है 1.5 टाइम्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, और यहां से भी कुछ कर नहीं सकते, आगे बढ़ो। क्वेश्चन में आगे दिया है बेटा कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो आपने पढ़ा था कैपिटल गियरिंग रेशियो
मैंने बताया था कमिटेड फंड अपॉन नॉन कमिटेड फंड, कमिटेड फंड अपॉन नॉन कमिटेड फंड, ये चीज आपको पढ़ाई थी। तो इसमें होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो ये दे रखा है 0.7875 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। और अभी कुछ पता है नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इक्वल्स टू 0.7875, ब्रैकेट में लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, अब अगर आ जाएं पॉइंट 11 पे, तो ये देखो फिक्स्ड एसेट का नेट वर्थ से रेशियो दिया है, इससे निकल जाएगा। फिक्स्ड एसेट अपॉन नेट वर्थ ये दिया है 1.30 अपॉन 1, तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट हो गया 1.30 टाइम्स ऑफ नेट वर्थ। तो यहाँ से नेट वर्थ आ जाएगी फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाई 1.30। और ऊपर हम लोग फिक्स्ड एसेट निकाल चुके हैं 39 लाख। तो अगर यहाँ लिख दो 39 लाख और इसको बेटा डिवाइड कर दो 1.30 से, तो आ जाएगी नेट वर्थ। देखिए कितना आ रहा है ये, कितना बेटा 30 लाख। तो 30 लाख बेटा आ गई नेट वर्थ। नेटवर्थ आ गया। और बेटा रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ाया था नेटवर्थ ही होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब ऊपर जहां पे ये इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है वहां हम लोग लिख सकते हैं 0.7875 को मल्टीप्लाई कर दो 30 लाख से, तो आ जाएगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कितना आता है देखो जरा, 33 लाख, 23 लाख, 23 लाख 62,500 आ गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब सारे रेशियोज यूज कर लिए, तो अब आ जाओ बैलेंस शीट बना लेते हैं। अगर लिख लिया हो तुम लोगों ने तो शुरू करें बैलेंस शीट बनाना। हो गया बेटा, आ जाओ अब लिख लो बैलेंस शीट में एक एक चीज। आइए देखिए, तो बैलेंस शीट अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, अभी इसको भी तो अलग अलग कर सकते हो। ये देखो इधर, शेयर कैपिटल कितनी है 1.5 टाइम्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, इसको भी तो ब्रेक कर सकते हो ना। आ जाओ एक पॉइंट और कर लेते हैं, पॉइंट 12। अब नेट वर्थ आ रहा है 30 लाख का। नेट वर्थ का मतलब हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मिल के है 30 लाख।
और ऊपर एक रिलेशन निकाला था हम लोगों ने, ये शेयर कैपिटल है 1.5 टाइम्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस 0.9 से, 1.5 टाइम्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल्स टू 30 लाख। ये हमने लिखा फ्रॉम 0.9। तो अब यहां से निकाल सकते हैं हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस 30 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 कितना है बताओ? 12 लाख। तो अगर 30 लाख टोटल था तो यहां से इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 30 लाख में से 12 लाख माइनस कर दो, 18। तो अब सारी चीजें मिल गई, इक्विटी भी, रिजर्व एंड सरप्लस भी, ठीक है बेटा। अब आ जाओ ये सब एक एक चीज। चलो अब बेटा आओ एक एक चीज लिख दो, बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में आ जाओ, लाइबिलिटीज और एसेट्स। चलो लिखो बेटा क्या क्या निकाला हम लोगों ने। एक तो अभी अभी निकाला इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना आया था? 18 लाख का। उसके बाद निकाला था रिजर्व एंड सरप्लस, ये शायद 12 लाख का आया था। और इसके बाद एक निकाली थी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 23 लाख, 23,62,500। और करेंट लाइबिलिटी 9,75,000। तो अगर इसका हम लोग टोटल कर लें, अगर इसका टोटल कर लो, देखो कितना आएगा बेटा? 6 लाख नहीं 63,37,500। तो 63,37,500 जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है वही आएगा एसेट साइड का टोटल। और इसमें क्या क्या निकाल चुके हो? एक हम लोग निकाल चुके हैं फिक्स्ड एसेट्स 39 लाख का, और एक है करंट एसेट, एक बार देखो कितना निकाला था करंट एसेट? 24,37,500। ठीक है। तो बेटा क्योंकि करंट एसेट हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं तो ऐसे बाहर लिखना 24,37,500। इसको तोड़ दिया है ना, जैसे स्टॉक निकला पड़ा है, डेटर भी शायद निकाला है। और देखते हैं क्या क्या है, स्टॉक और डेटर। स्टॉक है 975 का, और डेटर देखो जरा, डेटर है 75 का। लिखो स्टॉक हो गया 975 का, डेटर हो गया 75 का, और ये पूरा तो हो नहीं रहा है तो बेटा 750 का है डेटर। ठीक है।
अब जो कम पड़े उसको बता दो कैश, क्योंकि लिक्विड रेशियो था ना इनके पास। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको बोल देंगे कैश है। देखो कितना आएगा। 500। तो ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल निकाल लो। हाँ हाँ, करो ना। जी। कौन सा होगा? लिख लिया बेटा तुम लोगों ने? चलो आगे लिखो। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। अच्छा इधर देखो बैलेंस शीट। ये बताओ, ये करंट एसेट ये है। सब लोग सामने देखो, करंट एसेट ये रहा, करंट लायबिलिटी ये है। तो आ गई वर्किंग कैपिटल। हाँ, खुद से कर लोगे? चलो 1 मिनट बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 5 मिनट वेट करो।
चलो हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट showing working capital requirement। Statement showing working capital requirement। सबसे पहले लिखो बेटा करंट एसेट, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में हम लोग के पास जो जो था सब लिख डालो, एक एक करके लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग के पास था स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 9,75,000, डेटर्स थे 7,50,000 के, डेटर्स 7,50,000। उसके बाद बेटा कैश दिया था, कैश कितने का था 7,12,500, और इसका टोटल हो जाएगा टोटल ऑफ करंट एसेट 243,7500। यहां से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और ये एक साथ ही थी तो टोटल लिख सकते हो, टोटल करंट लायबिलिटी 9,75,000, और ये हो गया बी, इससे पहले वाला था ए, तो हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 1462500। और क्वेश्चन ने कहा था प्रोविजन भी बनाना है, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी @ 15% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। तो 219975 ये हुआ, वर्किंग कैपिटल निकल के आ गई 1681875। वर्किंग कैपिटल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा प्रोविजन नहीं ऐड किया आप लोगों ने, तो आंसर गलत है, आपने ये आंसर बताया, ये आंसर होगा। तो रेशियो का यूज हुआ, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया, वर्किंग कैपिटल किया। अब चलो आगे, हो गया इतना। चलो बेटा अब एक क्वेश्चन करना है, लेकिन उसके लिए दो चीजें लिखवाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो सब बच्चे अब लिखो, कंसेप्ट नंबर होगा हम लोग का, कौन सा होगा 16। हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए कंसेप्ट नंबर 16, अपॉर्शनमेंट ऑफ selling expense between domestic and export sale, domestic and export sale for question 12A।
ये बेटा कोई वर्किंग कैपिटल का टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन अभी इसके बाद करेंगे हम लोग, उसमें ऐसे बांटना है एक्सपेंसेस को, तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लिखिए, डोमेस्टिक सेलिंग एक्सपेंस, ये हो जाएगा टोटल सेलिंग एक्सपेंस अपॉन total selling expense upon total sale multiplied by domestic sale। और इसी के नीचे लिखेंगे एक्सपोर्ट सेलिंग एक्सपेंस टोटल सेलिंग एक्सपेंस अपॉन टोटल सेल multiplied by export sale। चलो एक चीज और लिखो बेटा, और इसी के नीचे लिख दो टोटल सेल का मतलब हुआ डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट सेल। टोटल सेल का मतलब हो गया डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट सेल। एक कंसेप्ट और लिखोगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अगला लिखो, कंसेप्ट नंबर 17। इसमें पढ़ेंगे कैश बैलेंस। इफ ओवरड्राफ्ट amount is included in it but not yet used, for question 12A लिखिए कैश बैलेंस इक्वल्स टू given cash balance which include overdraft minus outstanding amount। माइनस आउटस्टैंडिंग अमाउंट। हो गया बेटा। चलो अब हम लोग करने जा रहे हैं 12A क्वेश्चन, उसमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 5 से 6 बार बेटा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12A पे सब बच्चे आ जाओ, उसी के साथ समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12A इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पे। क्वेश्चन नंबर 12A, चलो देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है, आराम से पढ़ते हैं। सब कुछ ऑलरेडी आपको आता है बेटा, बस मुझे
ये देखो ये है क्वेश्चन। चलो पहले इत्मीनान से पढ़ेंगे फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। पहले आखिरी लाइन देखो क्या लिखा है। द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 12% मार्जिन फॉर कंटिजेंसी। You are required to prepare estimated working capital for the next year using cash cost। तो अब बताओ वर्किंग कैपिटल किस पे निकालना है, टोटल अप्रोच पे या कैश अप्रोच पे? कैश में क्या क्या, टोटल और कैश में क्या क्या फर्क होता है? नंबर एक, डेप्रिसिएशन नहीं लोगे। नंबर दो, डेटर्स को किस पे लोगे? कॉस्ट पे, प्रॉफिट छोड़ के। यही तो था। और किस किस चीज में चेंज आएगा? नंबर एक डेटर में, दूसरा पहला डेटर में चेंज आएगा, दूसरा फिनिश्ड गुड्स में चेंज आएगा, तीसरा WIP में चेंज आएगा। ठीक है, चलो अब ये बेटा ये हुआ। अब जरा पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सवाल लगाना शुरू करेंगे। एकदम ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। द मैनेजमेंट ऑफ MNP कंपनी लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड कंसल्ट यू टू प्रिपेयर एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। क्या क्या? द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी रिवील फॉलोइंग फिगर्स। पहला देखो, सेल डोमेस्टिक एट 1 मंथ क्रेडिट। कितने की सेल करी बेटा? 24 लाख की सेल करी, लेकिन जो डोमेस्टिक सेल करते हैं उस पे 1 महीने का उधार देते हैं। तो आप बताओ इससे क्या निकलेगा? डेटर। इससे क्या निकलेगा? कौन सा डेटर? डोमेस्टिक डेटर। और ये देखो एक्सपोर्ट, यही सेल एक्सपोर्ट भी करते हैं, विदेश में भी भेजते हैं। 3 मंथ क्रेडिट, विदेशों में कितने का क्रेडिट होता है? तो अब बताओ 2 डेटर निकलेंगे, एक डोमेस्टिक और एक एक्सपोर्ट निकलेगा। और ये देखो विदेश में 10% कम प्राइस पे बेचते हैं, विदेश में 10% कम प्राइस पे बेचते हैं। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा अभी देखेंगे लगाते टाइम। अब आगे पढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये देखो ये हो गया। अब आगे पढ़ो। मटेरियल यूज, मटेरियल 9 लाख का खरीदा, सप्लायर 2 महीने की क्रेडिट देता है। तो यहां से क्या निकलेगा? क्रेडिटर फॉर मटेरियल। क्या निकलेगा? क्रेडिटर फॉर मटेरियल। फिर पढ़ो, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ। साल भर की वेजेस ये है, 15 दिन का हम लोग रोक के रखते हैं, तो वो हम निकाल लेंगे। लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ, तो कहेंगे 12 महीने का इतना, तो 1 महीने का कितना, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा। आगे पढ़ो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लैग इन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1 मंथ, तो ये 12 महीने का है, तो 1 महीने का कितना? टोटल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कितना है? 1,50,000 का। और लिखा है पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। जो चीज एडवांस में है वो एसेट हुआ? बोलो बेटा, जो एडवांस में है एसेट हो गया ना। क्वार्टरली एडवांस में है तो 1/4 कर लेंगे, तो 1 क्वार्टर का आ जाएगा, तो एडवांस मिल जाएगा। अब आगे, इनकम टैक्स पेबल फॉर 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच 1 फॉल्स इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ 2,25,000। तो ये कह रहे हैं बेटा इनकम टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, 1 इंस्टॉलमेंट अगले साल देना पड़ेगा, इस साल नहीं। तो अगले साल अगर देना पड़ेगा तो ये मतलब कह रहे हैं बेटा इनकम टैक्स पेबल फॉर 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, विच फॉल्स इन नेक्स्ट ईयर 2,25,000। तो ये क्या हो गया? इनकम टैक्स एसेट हुआ कि लाइबिलिटी हुआ? एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ? लाइबिलिटी बेटा। देखो क्या लिखा है, इनकम टैक्स पेबल मतलब जितना इनकम टैक्स देना है वो कितने इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं? 4। अरे तुम लोग एडवांस टैक्स नहीं पढ़ते हो? दोनों होता है, DTA DTL दोनों पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना। एडवांस टैक्स ठीक है होता तो एसेट है। अब ये जैसे क्वेश्चन बना रहा है, एडवांस टैक्स में आप लोग ऐसे पढ़ते हो, ITR भरेंगे बाद में, टैक्स पहले ही देना शुरू हो जाएंगे, तो वो एसेट हो गया। लेकिन अगर पूरा नहीं पूरा हुआ, एडवांस टैक्स जमा करते करते कुछ बच गया, वो आगे जाएगा, तो वो लाइबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वही बोल रहा है, क्योंकि जब अपना ITR फाइल करोगे तब पता चले ना एग्जैक्ट टैक्स कितना देना है, वो तो एस्टिमेटेड बेसिस पे जमा करते जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये हुआ लाइबिलिटी। कैसे पता चला? टोटल इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब ये टुकड़ों में अपना टैक्स जमा कर रहा है, एडवांस टैक्स जमा कर रहा है। तो वो चाहता है इस स्टूडेंट सोचे ये एडवांस है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक किस्त जाएगी बाद में, तो इसका मतलब आपने एडवांस में जो पे किया उससे पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो ड्यू हो गया। ड्यू हो गया तो जो बाद में दोगे वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा। बस समझ में आई? अच्छा बेटा, और देखो क्या करें। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% का, कोई बताएगा इसका क्या यूज है?
अरे कैश बेसिस पे निकालना है ना, तो प्रॉफिट हटाना होगा ना, तभी तो लगेगा। फिर बताओ डेप्रिसिएशन का, अच्छा इग्नोर WIP, अच्छी बात है। एंड डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करो, और तो खाली प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होगा, खाली प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होगा। आगे पढ़ो नेक्स्ट। कंपनी कीप 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स एंड बिलीव्स इन कीपिंग 25,000 अवेलेबल टू इट इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 75,000 नॉट येट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। बेटा ये भी एक पॉइंट है, इसको मैंने आप लोग को लिखवाया भी है। देखो इसमें क्या लिखा है लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कंपनी जो है, कंपनी कीप्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, कंपनी 1 महीने का रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का स्टॉक रखती है, तो ये सब करंट एसेट हो गया। एंड बिलीव्स इन कीपिंग 2,50,000 इन 2,50,000 टू इट, 2,50,000 रुपए ये अपने पास रखना चाहते हैं इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट। क्या है बेटा इंक्लूडिंग? अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो कितना कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बताओ अपने नॉलेज से? एसेट की लायबिलिटी। और कैश क्या होता है? दोनों एक ही में दे दिया, समझे? तो अब क्या करेंगे देखो, इसमें से 75,000 माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा, जो आएगा वो कैश हो जाएगा। अब ये क्या मतलब हुआ ओवरड्राफ्ट? आप बताओ, आप बताओ बेटा। जैसे मान लो आपकी पॉकेट में कुछ कैश पड़ा है, आपकी पॉकेट में कुछ कैश पड़ा है, सामने देखो, और पॉकेट में एक क्रेडिट कार्ड पड़ा है, तो क्रेडिट कार्ड से भी जरूरत पड़ने पे कैश निकल जाएगा ना। तो आप बोल सकते हो हम 2.5 लाख का पेमेंट कर सकते हैं किसी को, लेकिन उसमें से जैसे ही क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे 75,000 की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, समझे? तो एसेट जो आपके पास है वो तो इसमें से जब 75,000 माइनस करोगे जो आएगा उतने का ही एसेट पड़ा है ना। तो ये वो चीज है, मैंने इसको आपको यहाँ पे लिखवा भी दिया है, देखो एकदम आखिरी में ये कैश बैलेंस इफ ओवरड्राफ्ट अमाउंट इज इंक्लूडेड बट नॉट यूज्ड। तो जितना कैश दे रखा है उसमें से क्या करो, आउटस्टैंडिंग वाला माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपके पास कैश है जिसको आप यूज करोगे। चलो अब शुरू करते हैं बेटा सॉल्व करना। आइए देखिए, सबसे पहले लिखो प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर MNP कंपनी लिमिटेड। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने जा रहे हैं MNP कंपनी लिमिटेड से। लिखो पहले करेंट एसेट, करेंट एसेट्स। अभी आखिरी में हम लोगों ने पढ़ा था 1 महीने का स्टॉक पड़ा रहता है मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, तो वहां से मैं लिख सकता हूं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक लाइन छोड़ के स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और याद हो तो अभी अभी पढ़ा था 1 महीने का उधार देते हैं डोमेस्टिक, 3 महीने का फॉरेन में, तो 2 टाइप का डेटर हुआ। तो यहां लिखो डेटर स्लैश करके फिर लिखना डोमेस्टिक, फिर एक लाइन छोड़ के फॉरेन या एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सेल पे कितना, डोमेस्टिक सेल पे कितना। और एक लाइन और दिखी थी बेटा, ये देखो यहाँ लिखा था ये सेल्स प्रमोशन वाला खर्चा एडवांस में रहता है, तो ये एसेट है, तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। और कैश वाला एक पॉइंट आया था, तो इतने तो इनके पास एसेट हैं। अब अगर इसका हम लोग कर लेंगे टोटल, तो ये आ गया टोटल एसेट, टोटल करंट एसेट
इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी, इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। और एक मिनट जरा अगर क्वेश्चन पे देखो तो करंट लायबिलिटी में बेटा एक तो ये था, ये देखो जब मटेरियल खरीदते हैं तो सप्लायर उधार देता है, यहाँ लिखा था 2 महीने का। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग है, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन है और इनकम टैक्स। लिखो सबसे पहले क्रेडिटर फॉर मटेरियल, उसके बाद बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और इनकम टैक्स पेएबल। इनकम टैक्स पेएबल इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगी टोटल करंट लायबिलिटी ये हो गई बी और ये हो गया ए। तो यहाँ से वर्किंग कैपिटल आ जाएगी ए माइनस बी, और कुछ उसने 12% का मार्जिन भी बोला था, इसमें ऐड करेंगे 12% मार्जिन, तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। चलो बेटा अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, सब बच्चे देखिए। अब नीचे बनाओ वर्किंग नोट। नीचे बनाइए वर्किंग नोट, पढ़िए क्या लिखा है। अब एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे और जो पता है वो लिख देते हैं डायरेक्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा ये तो पता है कि 2.5 लाख का कैश है और उसमें से 75,000 का ओवरड्राफ्ट है, तो जहाँ कैश है वहीं आ जाओ, वहाँ लिख दो 2,50,000 में से 75,000 माइनस कर दिया तो 1,75,000 का कैश है। 1,75,000 का कैश है, लिख दिया हमने। आगे बढ़ो, चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक चीज निकालते चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए। चलो बेटा अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था, कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स ईच। रॉ मटेरियल का स्टॉक कंपनी रखती है और फिनिश गुड्स का। तो आप बच्चे बताओ, आप बच्चे बताओ, यही तो मटेरियल खरीद के आया है 9 लाख का। बोलो बेटा 9 लाख का कितने दिन का होगा, 12 महीने का, तो 1 महीने का जितना बनेगा वो तो अपने पास रखते हैं। तो हम लोग ऐसे करेंगे, यहीं लिख लो 9 लाख अगर है
12 मंथ का, तो एक महीने का कितना? कितना बेटा? 75,000। जो मिलता जाए लिखते जाओ। चलो अगला देखो, नेक्स्ट। आगे लिखा है, ये हो गया। फिनिश गुड्स तो निकल नहीं पाएगा। फिनिश गुड्स कब निकलेगा? जब सेल में से माइनस करेंगे प्रॉफिट, तब आएगी कॉस्ट ऑफ सेल, तब निकलेगा, और उसी पे डेटर निकलेगा। तो छोड़ो, अब इसको कर नहीं सकते। ये देखो, ये आसान है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, 15 दिन का उधार करते हो, तो 72,000 अगर है 12 महीने का, जो आसान है निकाल डालो। 72,000 अगर है 12 महीने का, तो आधे महीने का कितना? 3,000। और देखो क्या निकल सकता है आराम से। ये मैन्युफैक्चरिंग निकल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन निकल जाएगा। 10,80,000 है मैन्युफैक्चरिंग, 10,80,000। अगर ये है 12 महीने का, तो एक महीने का कितना? कितना बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी देख लो। एडमिनिस्ट्रेशन 240। अगर 2,40,000 है 12 महीने का, तो एक महीने का 2,000, 20,000। 20,000। आगे बढ़ो। है बेटा? हाँ, इनकम टैक्स भी निकल जाएगा आराम से। कितना है? 225 ही तो देना है ना बेटा। आगे ये देखो, देखो, इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल इनकम टैक्स हो गया 225, जिसका एक इंस्टॉलमेंट अगले साल जा रही है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब डिवाइड कर दो, ये भी आसान है। 2,25,000 डिवाइडेड बाई 4, देखो कितना आता है? 56,250। तो अब मटेरियल का क्रेडिटर भी तो निकल ही जाएगा आराम से। अब ये देखो, क्रेडिटर, ये वाला पढ़ो क्या लिखा है। जब हम मटेरियल खरीदते हैं तो सप्लायर 2 महीने का उधार देता है, तो इसी पे निकल जाएगा। 9 लाख अगर है 12 महीने की परचेज, तो 2 महीने का कितना? 1,50,000। लाइबिलिटी ऐड कर लो बेटा, निकाल ही डाला सब हम लोगों ने। कितना बेटा? 3,19,250। बेटा ये मैंने गलत किया, जरा सही कर लो। ये वेजेस 7,20,000 है, एक जीरो कम है, तो इधर इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, और फिर नीचे का टोटल चेंज होगा। अब बताओ कितना? 346,250। चलो अब सारा गेम है एसेट्स में। आ जाओ, एसेट्स निकालते हैं एक एक करके आराम से। और ये क्वेश्चन घर जाके जरूर खुद से ट्राई करना है एक बार। पढ़ो क्या लिखा है अब आगे। लाइबिलिटी तो निकाल डाली, एसेट में शुरू करते हैं बेटा। एसेट में भी निकाल डाला है। डेटर बचा है, देखो अगर ध्यान से तो सेल्स प्रमोशन भी तो निकल जाएगा आराम से। ये देखो, ये बेटा सेल्स प्रमोशन 1.5 लाख का है, और कितना क्वार्टरली एडवांस में रहता है, 4 से डिवाइड कर दें, ये भी तो आ जाएगा। तो 1,50,000 को डिवाइड कर दो,
कितना है बेटा? 12,500 एक महीने का ना? वही। कितना आएगा? 37,500। अरे तो यहाँ 3 कर लो, क्वार्टरली का मतलब 3 महीना हो गया। 37,500। चलो अब देखो तो खाली दो चीज रह गया, फिनिश्ड गुड्स और सेल्स, वो डेटर। और यही बेटा सबसे टेक्निकल है। फिनिश्ड गुड्स और सेल। चलो अब शुरू करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। नीचे आ जाइए सब बच्चे वर्किंग नोट में। पहला वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट देखिए क्या लिखा है। पहला वर्किंग नोट। अब चलो मेरे साथ साथ बेटा एक एक चीज समझो। देखो, अब देखो इसमें समस्या क्या है सबसे बड़ी, तो फिर इसको ठीक करते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अब यही बेटा मेन पॉइंट है, अगर इतना होता तो आप खुद से भी कर लेते। देखो अब क्या लिखा है, चलो पढ़ो। यहाँ लिखा है सेल डोमेस्टिक पे 1 महीने का उधार देते हैं, लेकिन जब बाहर बेचते हैं तो 3 महीने का उधार देते हैं। 3 मंथ के, 3 महीने का देते हैं, ठीक है। और ये देखो मजे की बात, बाहर कितने में बिकता है? 10%। इसका मतलब यहाँ 100 में तो बाहर 90 पे। यही तो मतलब हुआ। अब 2 मिनट सोच के बताओ मुझे। बताओ बेटा, मैंने ये कैलकुलेटर मान लो 100 रुपए में बनाया, जब मैं ये कैलकुलेटर 100 रुपए में इनको बेचता हूँ, 90 में आपको बेचता हूँ, तो ये बताओ इनसे प्रॉफिट अलग होगा, आपसे अलग होगा ना? और उसने कैसे फंसा दिया, उसने एक ही प्रॉफिट बताया कि 20% का प्रॉफिट है। 20 कैसे दोनों पे हो जाएगा? बताओ, जब सेल में से प्रॉफिट हटेगा तब कॉस्ट आएगी, उसी पे डेटर निकलेगा, उसी पे फिनिश गुड्स निकलेगा। और फंसा दिया ऐसे, कह रहा है एक आदमी को तो 100 में बेचते हैं, एक को 90 में बेचते हैं, कमाते 20 रुपए। तो ये 20 दोनों का तो है नहीं, ये तो 100 का होगा। 20% का मतलब हुआ 20/100, मतलब 100 में बेच के 20 कमाते हो ना, तो 90 पे कितना कमाते हो पहले वो निकालना पड़ेगा, फिर सवाल आगे बढ़ेगा। बात समझ में आई? पहले तो इसको लिखते हैं, लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, जिससे रिवाइज करो तो समझ में आ जाए आराम से। लिखिए, निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल लिखिए, लेट डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस is ₹100, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डोमेस्टिक सेल ये है 20%, तो इसका मतलब हो जाएगा 20 रुपीज। तो यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये निकल के आ गई 80 रुपीज। 80 रुपीज, ठीक है, ये एक बात हुई।
अब आगे एक्सपोर्ट सेल प्राइस, ये है बेटा 100 माइनस 10%, मतलब 90 रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 90 माइनस 80, 10 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ गया 80। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। 10 रुपए कमा रहे हैं 90 की सेल करके, तो प्रॉफिट आया 11.11%। इतना लिख लो, समझा दें, फिर आगे बढ़ें। हो गया बेटा? अब मेरी तरफ देखो जरा, ध्यान से ये बात समझना बेटा, पढ़ो। अब बताओ क्या लिखा है। अगर 100 में कोई चीज बेचते हैं तो 20 रुपए कमाते हैं, तो उसकी लागत कितनी आती होगी? तो ये बताओ, चाहे अपने देश में बेचो चाहे विदेश में, लागत तो 80 आएगी ना। अगर वहां 90 में बेच रहे हो तो इसका मतलब 10 रुपए कमा रहे हो। तो इंडिया में प्रॉफिट 20% का है, फॉरेन में कितने का है? 11.11% का। कॉस्ट थोड़े ना चेंज हो जाएगी, बना तो इंडिया में ही रहे हो ना। बोलो, पहले इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब आइए, अब इससे निकालते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ COGS। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और देखो तुम लोग को बेटा ये बात बता चुके हैं कई बार, स्क्रीन पे देखो सब बच्चे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये निकल रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे। फिनिश्ड गुड्स निकलेगा COGS पे। डेटर निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल पे। तीनों में फर्क समझ रहे हो? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किस पे निकलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे। फिनिश्ड गुड्स किस पे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। और डेटर किस पे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल पे। और ये देखो ऊपर, ये सब पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे पढ़ लिया था। ये देखो, ये तो खैर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है। कॉस्ट शीट भी बना के मैंने आपको दिखाई थी इस चैप्टर में, कैसे कैसे आप कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये है। अब ये देखो, फिनिश्ड गुड्स निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल पे। तो जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर रहा हूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं डेटर निकलेगा COGS पे, तो डेटर को हम लोग इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। डेटर निकलेगा, सॉरी, फिनिश्ड गुड्स निकलेगा COGS पे, तो COGS का मतलब ये हुआ। और जो हम लोग के डेटर हैं वो निकलेंगे कॉस्ट ऑफ, अरे प्रॉफिट हटा के ही तो निकलते हैं, सेल में से प्रॉफिट हटाने पे क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। तो डेटर किस पे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। और फिनिश गुड्स कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। एक बार जरा सा रिवाइज कर लो तो समझने में भी आसानी होगी। देखो क्या क्या था इसमें, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अगर हम वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर लें तो प्राइम कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ लें तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ गई। इसमें WIP का ओपनिंग क्लोजिंग जुड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा था WIP है ही नहीं, जीरो हो गया। तो आ जाएगा हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा COGS। और मजे की बात यह है, COGS में आप जब एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग जोड़ोगे तो आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अब यहां आओ जरा, यहां हम लोग निकालने जा रहे हैं COGS। तो COGS दोनों का अलग अलग निकालोगे। लिखिए, पहले एक तरफ लिखिए पर्टिकुलर्स,
एक तरफ बेटा डोमेस्टिक, एक तरफ एक्सपोर्ट और एक तरफ सेल्स, सॉरी टोटल, सेल्स नहीं टोटल। डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और टोटल। चलो अब पहले लिखो सेल। 24 लाख की सेल हुई है डोमेस्टिक में, 10,80,000 की सेल हुई है यहां पे। टोटल आ गया 34,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो। ट्वेंटी परसेंट डोमेस्टिक वाला है, 11.11% ये वाला है, तो 4,80,000 ये आ गया। दूसरा वाला देखो कितना आ रहा है, 1,09,88। ठीक है बेटा। अब ये देखो ये 11.11 थोड़े ना है, ये 11.1111 बहुत सारे आएंगे ना निकालने पे, तो जब पूरा लोगे तो एक 20 आएगा। ठीक है, पूरा लोगे तो एक, जब इतनी बार रिपीट हो तो मैथमेटिक्स में ऐसे हम लोग लिख देते हैं, ऊपर ऐसे डॉट बना दो, तो इसका मतलब जिस पे डॉट बना है ये नंबर बार बार रिपीट हो रही है, या ऐसे बार बना दो, तो बार बना दिया तो इसका मतलब ये बार बार रिपीट होगा, इसको बोलते हैं रेकरिंग नंबर। ठीक है, तो ये आ गया। अब जरा माइनस कर लो, तो 19,20,000 आ गई COGS, 9,60,000 इनका आ गया, और टोटल आ गया 28,80,000। और इसमें अगर ऐड करोगे सेलिंग एक्सपेंस, तो ये बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ऐड करोगे सेलिंग एक्सपेंस, तब ये बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये हुआ। अब 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। बताओ सेलिंग एक्सपेंस कितना है? सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 1,50,000 का। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो 1,50,000 है बेटा, ये इसका भी है इसका भी है ना, वो तो एक ही में दिया है, तो उसको हमें बांटना होगा, उसको बांटना होगा। कैसे बांटोगे? सेलिंग एक्सपेंस क्या होता है, कोई बताएगा? सेल करने के लिए जो एक्सपेंस लगता है उसी को क्या बोलते हो? जैसे आप सेल कर रहे हो, कस्टमर ने डिस्काउंट मांग लिया, अब आप छोड़ना नहीं चाहते तो दे दोगे। कस्टमर ने कहा गिफ्ट पैक कर दो, कर देंगे, उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता ना, उसी को क्या बोलते हैं? सेलिंग एक्सपेंस। तो जितनी ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा सेलिंग एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे, इस 1,50,000 को सेल्स रेशियो में बांट देंगे, तो जो निकल के आएगा वो अलग अलग हो जाएगा। अब इसी के नीचे निकाल देंगे, लिखो, इसी के नीचे लिखो, अपोर्शनमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट वैल्यू। इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट वैल्यू।
चलो बांट दो। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे डोमेस्टिक सेलिंग एक्सपेंस और नीचे निकालेंगे एक्सपोर्ट सेलिंग एक्सपेंस। तो अब बेटा बहुत आसान है, अगर 1,50,000 का खर्चा आया है, अगर 1,50,000 का खर्चा आया है टोटल सेल पे, तो ऊपर निकालेंगे डोमेस्टिक का कितना, नीचे निकालेंगे एक्सपोर्ट का कितना। टोटल सेल है 24 लाख की, तो डोमेस्टिक वाली थी, और 10,80,000 की एक्सपोर्ट वाली है। 24 लाख 10,80,000, तो इसमें से निकालेंगे 24 लाख का कितना और 10,80,000 का कितना, कितना आया? 1,18,000, 1,03,400। और नीचे वाला बेटा 46,552, टोटल आ जाएगा 1,50,000। टोटल आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, अब इसको ऊपर लिख दो। कॉपी हो गए? यहाँ लिखिए 103,448, और ये वाला बताया था 46,552, माइनस करने पे आ गया कितना है, ऐड करो 202,3,448, और ये वाला चलो अब निकाल लेते हैं बेटा डेटर्स और चलो अब डेटर निकाल लोगे खुद से? डेटर्स किस पे निकलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, और फिनिश गुड्स किस पे निकलेगा? सीओजीएस पे। निकालो।
चलो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, निकाला किसी ने? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालेंगे हम लोग। अब इधर देखो मेरी तरफ, देखो ये 3 बार क्यों निकाला हम लोगों ने? डोमेस्टिक का अलग, एक्सपोर्ट का अलग, टोटल का अलग। देखो स्टॉक तो एक ही में दिया है ना, स्टॉक तो अलग अलग दिया नहीं है, तो स्टॉक किस पे निकलेगा? 2880 पे। और डेटर अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसा है भी नहीं क्वेश्चन में कि हम लोग अलग कर लें, तो अब आओ पहले स्टॉक निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अगर अगर 28,80,000 ये है 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना? डेटर्स आओ निकाल लेते हैं। डेटर्स 2023,448, 2023,448, और ये वाला है 100,6,552, 100,6,552। अगर ये 12 महीने का, तो डोमेस्टिक में 1 महीने का, यहाँ 3 महीने का देते हैं। सिक्स टू ज़ीरो, ये वाला 638,368। इसको 1 कर लो, 20 के बजाय 1 कर लो, आखिरी में 0.6 था ना, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, 75, 240, 168, 621, 251, 638, 37,500, 1,75,000, तो 94। और इसमें से माइनस कर दोगे क्या चीज़? अभी थोड़े ना, अभी पहले वर्किंग कैपिटल निकालोगे ना। करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करो, कितना आ रहा है? 60,1590, 60,1509। क्या मार्जिन? 721। अब टोटल ये आ गई वर्किंग कैपिटल। अब एक बार पूरा क्वेश्चन खुद से देख लो। किसको? हाँ दिखा सकते हो, एक ही बात। आएगा तो वही ना तब भी।
क्वेश्चन 9 हम लोगों ने किया है कि नहीं? 9A। किया है? सिक्स ए एक बार देखना, 6A।